तो नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए आगाज करते हैं हमारे खास बुलेटिन 60 मिनट 60 खबर का। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने चरम पर है। हर पार्टी इस चुनाव को जीतकर बंगाल के लोगों की किस्मत को बदल देने का दावा कर रही है। इस बीच बार बार तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प की खबरें भी लगातार आती रही हैं। ताजा मामला नादिया कल्याणी से सामने आया है, जहां पर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की बदौलत वक्त रहते बीच बचाव हो गया, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। कर्नाटक में आज बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के अलावा बसाव कल्याण और मास्की विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव संपन्न हो गया। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक सुबह 7 बजे कोविड-19 के नियमों के अनुपालन के बीच ये मतदान शुरू हुआ, जो शाम 7 बजे तक लगातार चलता रहा। आपको बता दें कि इन तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 22,68,038 मतदाता हैं, जिनके लिए 3,197 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बेलगाम में 10, बसाव कल्याण में 12 और मास्की में 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों में 4 महिलाएं भी हैं। अब सभी को इंतजार 2 मई को होने वाली मतगणना का है। बेलगाम लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगाड़ी, बसाव कल्याण विधानसभा विधायक बी नारायण राव के निधन के चलते ये उपचुनाव हुआ। आपको बता दें कि पिछले साल कोविड-19 संक्रमण की वजह से दोनों नेता इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वहीं मास्की विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव कराया गया। आपको बता दें कि इन तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 22,68,038 मतदाता हैं, जिनके लिए 3,197 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बेलगाम में 10, बसाव कल्याण में 12 और मास्की में 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों में 4 महिला उम्मीदवार भी हैं। अब सभी को इंतजार 2 मई को होने वाली मतगणना का है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की संजीदगी नजर नहीं आती। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 22 करोड़ लोगों में से महज 85 लाख लोगों को ही अब तक वैक्सीन लग पाई है। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वो ठोस रणनीति के साथ मजबूत कदम उठाएं, ताकि कोई भी दिक्कत देशवासियों के सामने ना आने पाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं है। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोविड पॉजिटिव केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स को खाली कराने का आदेश जारी किया है, ताकि किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सके। यही नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने हॉस्टल्स को कोविड सेंटर्स में तब्दील करने की सिफारिश भी सरकार से की है। तो जैसा कि आपको पता है, माननीय कुलपति महोदय ने एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें ये कहा गया है सभी डीन, सभी हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट्स और वार्डन्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, चूँकि सारी क्लासेस और एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में कराए जा रहे हैं, इसलिए सभी छात्रों से अपील की गई है कि वो हॉस्टल्स खाली कर दें। और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस तरह का प्रस्ताव है कि वो हॉस्टल्स को कोविड वार्ड्स में
बदलना चाहेंगे, क्योंकि कोविड की स्थिति बहुत ख़राब है। तो उसको देखते हुए हॉस्टल्स को खाली कराना ज़रूरी हो जाता है। कोरोना महामारी की दूसरी वेव का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से तमाम तरह की सहूलियतें लोगों को मुहैया करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में सरकार के काम को और आसान बना रहे हैं। ऐसी ही एक बेहतरीन मिसाल सामने आई है मुंबई से, जहां पर एक ट्रस्ट ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करने का ऐलान किया है। ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर उन मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनको कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उन्हें सांस लेने में खासी तकलीफ हो रही है। ताहिर चौहान और उसके बाकी साथियों द्वारा अंजाम दिए जा रहे इस सराहनीय प्रयास की हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और इसी कोरोना महामारी की दूसरी वेव का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से यकीनन तमाम तरह की सहूलियतें लोगों को मुहैया करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में सरकार के काम को आसान बना रहे हैं। ऐसी एक बेहतरीन मिसाल सामने आई है माया नगरी मुंबई से, जहां पर एक ट्रस्ट ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करने का ऐलान किया है। पिछले साल भी जब ये कोविड की महामारी शुरू हुई थी तब भी हमने ऑक्सीजन का एक अच्छा इंतज़ाम रखा था। उस वक्त ऑक्सीजन आसानी से मिल जाया करता था और हमने उसका पूरा इंतज़ाम किया था। लेकिन इस मरतबा जब वापस से शुरुआत हुई है, हमें बहुत तकलीफ़ के साथ में मिले हैं सिलेंडर्स, और जो कि 50 ही मिल पाए हैं और 50 की और हमारी कोशिश जारी है। बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को देख सके और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो हालत चल रही है कि हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल से पेशेंट्स को वापस घर भेज दिया जा रहा है कि आप अपने घर पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें। और इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है। 24 घंटे हमारे साथी यहाँ पर रहते हैं कि कभी भी आधी रात को भी, अभी रमज़ान भी चल रहा है, तरावी की नमाज भी है, इबादतें भी है, उसके साथ में हम लोग ये काम भी कर रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ी एक इबादत है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान महानगर में यातायात के नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह की मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है। निजी वाहनों के लिए 3 रंग वाले अलग अलग स्टिकर जारी करने का फैसला किया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने बताया कि मुंबई में अब निजी वाहनों पर 3 कलर कोड वाले स्टिकर लगाए जाएंगे। धारा 144 के तहत शहर में सिर्फ कलर कोडेड वाहन चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर, एम्बुलेंस समेत मेडिकल सेवा वाले वाहनों के लिए लाल और सब्जी, फल, दूध, बेकरी जैसे खाद्य पदार्थ वाले वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर होगा, जबकि बीएमसी कर्मचारी, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, मीडिया समेत आवश्यक सेवाओं वाले अन्य वाहनों के लिए पीले रंग का स्टिकर होगा। तो मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराला ने बताया कि मुंबई में अब निजी वाहनों पर 3 कलर कोड वाले स्टिकर लगाए जाएंगे। धारा 144 के तहत शहर में सिर्फ कलर कोडेड वाले वाहन चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर, एम्बुलेंस समेत मेडिकल सेवा वाले वाहनों के लिए लाल और सब्जी, फल, दूध, बेकरी जैसे खाद्य पदार्थों वाले वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर होगा, जबकि बीएमसी कर्मचारी, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, मीडिया समेत आवश्यक सेवाओं वाले अन्य वाहनों के लिए पीले रंग का स्टिकर होगा। These stickers will be of 3 colors. Red color will be only for doctors, medical staff, ambulances and the vehicles which are supplying the medical equipments, testing equipments and other facilities. The green color sticker will be for your consumable items of food like vegetables, fruits, grocery, dairy products, bakery products
etc. And the yellow color passes will be for all the essential emergency services like BMC officials, telephone department, then electricity department, press, and all those services which are treated as essential. दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की चुनौती भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर चुकी है। पुलिस जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर लोगों से पूछताछ कर रही है और जो लोग बिना वजह से बाहर घूम रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। आलम यह है कि जो लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं उनका भी चालान काटा जा रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से सहयोग की अपील भी एक तरह से कर रही है और लोग भी पहले के मुकाबले सड़कों पर कम ही निकल रहे हैं। देश में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब इस बीच सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कम से कम 1 सप्ताह के लॉकडाउन की मांग की है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। डेवलप हो रही है पिछले 10 से 15 दिनों में पूरे देश में। लगभग 4 से 5 दिन पहले केवल 1 लाख नए केस हो रहे थे और 5 दिनों में दुगने हो गए हैं, बल्कि दुगने से भी ज्यादा केस हो गए हैं। माने कि 2.3 लाख से भी ज्यादा केस प्रतिदिन हो रहे हैं। पहले जो मृत्यु हो रही थी वो लगभग 300-400 लोगों की हो रही थी, आज मृत्यु 1400 मरीजों की लगभग हो रही है। तो आप इसकी स्थिति का जायजा लीजिए और समझिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। अगर लोगों का मेल जोल, मिलना जुलना आपस के अंदर, रैलीज, मेले, ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट, इनकी कमी नहीं करी जाएगी तो आपस में लोगों के मिलने जुलने की वजह से वायरस का संक्रमण, ट्रांसमिशन होता रहेगा और केसेस कहां जा तक थमेंगे ये मुझे नहीं पता है। लेकिन परिस्थिति इतनी नाजुक है, इतनी गंभीर है कि मुझे लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कुछ सरकारों ने 2-2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन 1 या 2 या 3 दिन के लॉकडाउन से मेरा ख्याल से ये चेन या ये जो सर्कल है ये ब्रेक नहीं होने का। अनलेस आप एक थोड़ा लंबा लॉकडाउन लगाएं तो मेरी समझ में लगभग 7 दिनों का इनिशियल लॉकडाउन लग जाए, शायद जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में लगा है। उसको आप जनता कर्फ्यू कह लें, उसको आप मिनी लॉकडाउन कह लें, ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें। मेट्रोज में, ट्रेन्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बाजारों में प्लीज कृपा करके नहीं आए। जितना आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना ही वायरस का संक्रमण कम होगा और ये चेन ब्रेक होगी और उसी वजह से आपके केसेस की संख्या कम होगी। केसेस कम होंगे तो मृत्यु भी कम होगी। अगर केसेस कम होंगे तो अस्पतालों पे, डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, ऑक्सीजन पे, रेमडेसिविर पे, सब पे लोड कम हो जाएगा और हम जैसे पिछले वर्ष इस महामारी से उभरे थे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत शनिवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल को कम किया जाएगा। वहीं बंशीधर भगत ने पीएम मोदी के कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने की अपील का भी समर्थन किया। बंशीधर भगत ने कहा कि कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत कोरोना संक्रमित हुए हैं, इसलिए पीएम की अपील का समर्थन करना चाहिए। हुआ है, एक हमारे संत भी हमसे विदा हो गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित हुए हैं और बड़ी मात्रा में ही हमको छोड़ के भी गए हैं। अब कुंभ भी अपनी जगह है, कोरोना भी अपनी जगह है, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मार्मिक अपील की है कि इसको हम सांकेतिक रूप से मनाएं। तो हमने भी कहा भाई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हालात को देखते हुए वैसा करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की अपील किसी भी तरह की उसमें कोई कटौती नहीं होगी। आज से 20 दिन पहले हमें नहीं मालूम था कि कोविड ऐसा हो जाएगा। कल परसों से ही स्थिति बिगड़ी है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपील कर दी है तो हमने उसको माना।
गुजरात में कुंभ से आने वाले लोगों को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। सीएम रूपानी ने कहा है कि कुंभ मेले में गुजरात के जो लोग गए हैं जब वे वापस आएंगे तो उन सभी लोगों का कोरोना की जांच होगी। जो लोग नेगेटिव निकलेंगे उन्हें जाने देंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ही हमने आदेश जारी किया है कि कुंभ में से जो गुजरात के लोग गए वापस आएंगे उन सभी को पूरा टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा और उसमें से जो लोग नेगेटिव निकलेंगे उसको जाने देंगे, जो पॉजिटिव निकलेंगे उसको अलग करते हुए उनके ट्रीटमेंट करेंगे। आपको बता दूं मैं, और ऐसे उन्होंने भी रात्रि कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में किया है, हमने 20 शहरों में किया है। अगर आवश्यकता होगी तो और भी बढ़ाएंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के भयावह होने के चलते प्रवासी मजदूर फिर से लॉकडाउन लगने के डर से शहरों से आने वाले गांवों की ओर पलायन करने लगे हैं। इन दिनों यूपी, बिहार समेत देश के कई शहरों में बस, रेलवे स्टेशन पर ऐसे प्रवासी मजदूरों का घर जाने के लिए तांता लगा हुआ है। इस बीच बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के भागने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग स्टेशन से बाहर की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लोग स्टेशन पर हो रहे कोविड-19 की जांच के डर से स्टेशन से बाहर भाग रहे हैं। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना जंक्शन के बीच स्थित बक्सर स्टेशन का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि पुणे दानापुर एक्सप्रेस से बक्सर स्टेशन आए यात्रियों ने किसी ने अफवाह फैला दी कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर जबरदस्ती क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। इसके बाद ये बात यात्रियों में तेजी से फैल गई और ट्रेन से उतरे सैकड़ों यात्री कोरोना जांच से बचने के लिए स्टेशन से भागने लगे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस, न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका 60 मिनट 60 खबरों में। देश भर में कोविड-19 पर किसी भी तरह से अंकुश लगाने की तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं।
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केरला के त्रिवेंद्रम में भी कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस बीच अच्छी बात यह रही कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया, जिससे बाकी लोगों के बीच भी सही संदेश पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कोरोना को लेकर खौफजदा हैं। शायद इसीलिए लोग चिलचिलाती धूप में कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। उज्जैन में 19 अप्रैल तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू को प्रशासन ने 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने निर्णय लिया कि शादियों के सीजन को देखते हुए इस बार शादियों के सामान की खरीद के लिए कुछ दुकानें भी दी गई हैं। दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुल सकेंगी। तो आपको हम बता रहे हैं कि 19 अप्रैल तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू को प्रशासन ने 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि शादियों के सीजन को देखते हुए इस बार शादियों के सामान की खरीद के लिए कुछ दुकानें भी खोली गई हैं। दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुल सकेंगी। हम आपको बता रहे हैं कि उज्जैन में 19 अप्रैल तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू को प्रशासन ने 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि शादियों के सीजन को देखते हुए इस बार शादियों के सामान की खरीद के लिए कुछ दुकानें हालांकि खोली गई हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुल सकें। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल के 2 शातिर ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि एंटी नार्कोटिक्स सेल की वॉरली यूनिट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ड्रग पेडलर्स काफी वक्त से एंटी नार्कोटिक्स सेल को तलाश थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ड्रग पेडलर्स के पकड़े जाने से जुर्म की दुनिया के कई राज फाश हो सकते हैं। फिलहाल एंटी नार्कोटिक्स सेल अधिकारी इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स की इस दुनिया में उनके साथ और कौन कौन शामिल है और उनका ये गोरख धंधा कहां तक फैला हुआ है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब सरकारी विभागों को जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। इसमें स्टाफ की संख्या में कटौती की जा रही है। आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों में 50% स्टाफ को बुलाने के लिए कहा गया है। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लेने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के समय में वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज सभी विभागों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे ये भी आदेश साफ हो गया है कि अफसर स्तर के अधिकारियों को दफ्तर पहुंचना होगा। इसके अलावा जो दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको टेलीफोन या फिर अन्य संचार माध्यमों के जरिए जुड़ा रहना जरूरी होगा। इसके अलावा दफ्तरों में भीड़ को कम करना होगा और मिलने जुलने वाले लोगों की ज्यादा संख्या को भी कम करना होगा। तो आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब सरकारी विभागों को जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। इसमें स्टाफ की संख्या में कटौती की जा रही है। आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों में 50% स्टाफ को बुलाने के लिए कहा गया है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ चरमराई हुई स्वास्थ्य सुव्यवस्था है। इन सबके बीच नेताओं के बयानबाजी भी जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे तो उनको मरीज और डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों से संबंधित समस्याएं बताई, जिसके बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने अजीबोगरीब निदान बताए। दरअसल नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीज घर नहीं जाना चाहते।
डॉक्टर्स ने कहा कि मरीज ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। इसके बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने अधिकारियों से कहा कि मरीजों को बोलो कि घर जाओ वरना मरोगे तो हमारी गारंटी नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्री ने डॉक्टर्स से यह भी कहा कि मरीजों को अटेंड करना अब बंद किया जाए। मैंने आने के बाद उनको फिर मैंने उनको एक्सपीरियंस खत्म करा ये दिया। कहना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाए, घर जाओ, नहीं मरोगे हमारी गारंटी है। और यदि यहाँ पड़े रहे मर गए तो हम लिख के दे रहे हैं, हमें क्यों गारंटी? एक्चुअली वो उसी के लिए आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तब लोग भागना शुरू कर रहे हैं, जैसा परिवेश तब लोग जाना शुरू। अब ये बताओ, जब आप कह रहे हैं 99% यस रखी है, तो रखी है कि 99% घर नहीं जाना चाहते। देश में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ते कहर के बीच ऑक्सीजन की मांग में इजाफा हुआ है, जिसके बाद कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। साथ ही टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना के बढ़ते केस को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्य ऑक्सीजन के इंटरसिटी और इंटरस्टेट के बेरोक टोक आवागमन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सब पिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसका नाम है 60 खबरें 60 मिनट। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने मंडियों में फसल खरीद को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ी लूट मंडी के अंदर मची हुई है। किसान का जो 50 किलो बैग के अंदर गेहूं भरी जानी चाहिए थी, उसमें 50 की बजाय अब 51 किलो गेहूं भर करके 1 किलो गेहूं जो है किसान से फालतू ली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि तेरी गेहूं है जो सूख जाएगी 1 किलो इसमें, जबकि सरकार फसल खरीदने के बाद किसी से भी ज्यादा नहीं ले सकते।
तो उस 1 किलो गेहूं फालतू लेकर के जहां किसान का गेहूं कम किया जाता है, वहीं उस 1 किलो का पैसा सत्ता में बैठे लोगों के पास जा रहा है। ये पहली दफा है कि फसल की खरीद में भी सरकार को 2 दिन मंडी बंद करनी पड़ रही है। जिस किसान को मैसेज कर दिया था सैटरडे का, संडे का, जो किसान अपने घर से गेहूं लेकर के चल पड़ा था, मंडी में आया, मंडी से वापस लेके जा रहा है, आज उसके सामने कितनी बड़ी परेशानी है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब दुबई से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 906 से कस्टम अधिकारियों ने करीब 2 करोड़ 90 लाख की कीमत के गोल्ड बरामद किए। जानकारी के मुताबिक सोना एयर इंडिया की फ्लाइट 906 के एक सीट के नीचे से रिकवर किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये सोना आया कहां से। फिलहाल कस्टम विभाग ने इस सोने को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना के प्रसार को काबू करने के लिए दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही वैध कर्फ्यू पास और पहचान पत्र देकर आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाकर हर जगह आने जाने वाले लोगों की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध कारणों के बिना घरों से बाहर निकलने वालों को सख्ती बरती जाएगी। फ्राइडे रात 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें जो है पार्शियल लॉकडाउन है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चल रही हैं और साथ साथ उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको ई पासेस द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि हाल में ही दिल्ली में जो कोविड की संक्रमण वो बढ़ा है, तकरीबन 19,000 लोग जो हैं संक्रमित हुए हैं। तो उसी को देखते हुए कि इस चेन को तोड़ा जाए, ये कदम अगर ज़रूरी है तभी आप लोग अपने घरों से बाहर निकलें। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि आपकी और आपके परिवार के लिए आवश्यक है कि आप हेल्दी रहें और हेल्थ में रहने के लिए हम लोग को जो भी कदम उठाए जाएं जिससे कि ये एक तो संक्रमण ना फैले वो आवश्यक है, और साथ साथ जो हाइजीन है वो मेंटेन करें। और अगर जब भी अगर ज़रूरी है, अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। सोनू सूद ने ट्वीट कर अपने कोविड संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी सावधानियां बरतते हुए खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सोनू सूद ने ट्वीट में लिखा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने सावधानी के साथ खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अपना ख्याल रख रहा हूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, इससे मुझे आपकी मदद करने के लिए और समय मिल गया है। याद रखिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। सोनू ने इस बात की जानकारी देते हुए अपने मैसेज की शुरुआत में लिखा, कोविड पॉजिटिव, मूड और जोश सुपर पॉजिटिव। इससे साफ है कि सोनू सूद आज भी लोगों की मदद को तैयार खड़े हैं और हार नहीं मान रहे हैं। यही उनके फैंस और देशवासियों के लिए प्रेरणा है। बता दें कि सोनू सूद ने साल 2020 में लगे कोरोना लॉकडाउन के समय मजदूरों की मदद कर सभी का दिल जीत लिया था। पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर किसानों को खासी परेशानी हो रही है। बरनाला में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से खरीद चालू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बरनाला में गेहूं की खरीद शुरू नहीं की गई। किसानों ने बताया कि उन्होंने रणनीति बना ली है, अधिकारियों के घर या दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।
वहीं पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब से 400 साल प्रकाश पुरब की समाप्ति पर नगर कीर्तन पटियाला से अमृतसर के लिए रवाना हुआ। बता दें कि नगर कीर्तन अलग अलग गुरुद्वारों में रुकेगा और दूसरे दिन अमृतसर जाकर इस नगर कीर्तन की समाप्ति की जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु महाराज के 400 साल की समर्पित की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की और धार्मिक संस्थाओं द्वारा ये नगर कीर्तन पटियाला के अलग अलग बाजारों से होते हुए अमृतसर के लिए रवाना हुआ है। इस नगर कीर्तन में मोटरसाइकिल, बस और गाड़ियां काफी बड़ी गिनती में दिखाई दी। इस दौरान श्रद्धालु गतका खेलते हुए भी नजर आए। अमृतसर के लिए रवाना होने से पहले तमाम श्रद्धालुओं ने एक दूसरे से यही आह्वान किया कि किसी भी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। गुरु ला दोरे नगर कीर्तन ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਾਧ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ तप स्थान, उस तो बाद अगले दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रकाश जन्म स्थान गुरु के महल अमृतसर विखे जाएगा। हरियाणा सरकार ने बैगों की कमी के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल को खरीदना बंद कर दिया है। दरअसल शनिवार और रविवार को किसानों की फसल को नहीं खरीदा जाएगा। और फिलहाल हुआ है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है अते इस दे नाल ही कोविड के मद्देनजर 2800 वाधू आरजी केंद्र भी खोले जाने हैं। खरीद केंद्रां विच बोली का समा सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक होवेगा अते खरीद हफ्ते के 7 दिन जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हरियाणा सरकार ने बैगों की कमी के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल को खरीदना बंद कर दिया है। दरअसल शनिवार और रविवार को किसानों की फसल को नहीं खरीदा जाएगा। यह आदेश हरियाणा सरकार ने दिए हैं क्योंकि 1 अप्रैल से किसानों की फसल मंडियों में आना शुरू हो गई है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में मंडियों में जमा हो गई है, जिसके चलते उन्हें पैक करने के लिए बैगों की कमी पड़ गई है। ऐसे में फसल खुले में खराब होने की आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को इन 2 दिनों में सरकार किसानों की फसल को पैक करके गोदामों तक पहुंचाएगी। इसके 2 दिन बाद किसानों की फसल को खरीद फरोख्त सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। आज और आने वाला रविवार यानी कि कल 2 दिन खरीद नहीं होगी। हमारे बोर्ड हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं जी, और उसका कारण ये है कि जी इस टाइम पे मंडी में बैग्स की कमी है जिसमें गेहूं पैक होता है। तो अभी गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर रही है, आज और कल में बैग्स आ जाएंगे सफिशिएंट क्वांटिटी के, और उसमें गेहूं पैक होके और गोडाउन्स में चला जाएगा, जिससे मंडी में जगह भी बन जाएगी। और जैसे मौसम वगैरह ख़राब होता है तो जो गेहूं खुला पड़ा है उससे भी नुकसान से बचा जा सकेगा। तो इसलिए ये सोच के सरकार ने 2 दिन के लिए खरीद बंद करी है ताकि लिफ्टिंग हो जाए गेहूँ की, और जो लूज पड़ा है गेहूँ। प्रदेश में एक बार फिर बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक निकलने वालों को घर पर पूरी तरह से मनाई है। हालांकि इमरजेंसी से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को लेकर कोतवाली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में लाउडस्पीकर से जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। आज हमने अपनी गाड़ी से अनाउंस भी किया है, हमारे कस्बा लालकुआ में, बिंदु खत्ता में और हल्दूचौड़ क्षेत्र में हमने इसके लिए अनाउंस किया है कि रात्रि 10:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कोई भी अनावश्यक बाहर ना घूमें।
जो भी अनावश्यक बाहर घूमते पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसको रोकने के लिए हमने अपने जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर हमने अपनी पिकेट्स लगाई हैं और मोबाइल पार्टियाँ वहाँ पर। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की 2 दिन खरीद नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने मंडी में गेहूं का सही तरीके से उठान न होने के चलते पूरे हरियाणा के लिए फैसला किया है। मौसम खराब की भी जानकारी दी गई है और गेट पास न मिलने के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। वहीं किसानों को डर है कि अगर बारिश होती है तो किसानों से लेकर आढ़ती तक और सरकार सबका नुकसान होना तय है। गेट पास नहीं मिला जी, 2 दिन हो गए यहाँ खड़े ना हमने जी। घर भी परेशानी है जी, कहाँ खड़ी कर रहे जी, फसल पकी हुई है जी, सीधे कटवा के यहाँ मंडी में लाए, यहाँ 2 दिन हो गए जी खड़े हम। परेशानी तो है ही है। ये कह रहे कि भाई आगे नहीं जाएंगे, खरीद नहीं चालू हो रही, तो बता परेशान घूमते बहाने यहाँ बैठे पड़े हैं जी। आपने देखी है सारी दूर से दूर ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। परेशान तो है ही है। क्या कह रहे हैं, आवक होगी पहले जो उसका उठान होगा उसके बाद गेट पास देंगे? ये कह रहे जी पहले अंदर से उठाएंगे ना, सो अंदर से ही उठा रहे जी। और ना हमारे को जान दे रहे अंदर। मंडी में फिको के कारण मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है और बड़ी भयंकर जाम की स्थिति है। और सरकार को चाहिए कि सिस्टम को के अंदर कोई बदलाव करके पहले इस माल को उठवाए, माल की स्थिति या ट्रांसपोर्टर अपने साधन बढ़ाए और इस माल को उठवाए। इसकी सारा खामियाजा किसान पे पड़ता है। किसान को 2 दिन के लिए ब्रेक कर दिया कि आप शनिवार और इतवार को ना लेके आए, ना कोई गेट पास कटेगा। ऊपर से मौसम खराब है, कुदरत की मार जो है आड़ती पे और किसान पे पड़ रही है। अब इसकी और ठेकेदार को चाहिए कि अपने साधन बढ़ा करके इस लिफ्टिंग का। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में एक कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि सिंधीपुरा गांव में एक व्यक्ति का कंकाल बरामद हुआ है। कंकाल के आसपास खून से सने कपड़े और प्लास्टिक के जूते पड़े मिले। जांच पड़ताल करने के बाद एसएफएल टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कल 100 डायल पर एक सूचना आई थी थाना बेटमा के अंतर्गत। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी और मैं एसडीओपी दीपालपुर हम लोग मिलकर उस घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी वहां पर बुलाया गया। वहां पर एक 50 मीटर की पेरीफेरी में कुछ कोई कंकाल जो हड्डियों का ढांचे थे वो बिखरे हुए थे। उनकी जांच अभी मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। आगे कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी तो बताएं। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोरोना के बढ़ते मरीजों ने सरकार और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। वहीं संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जालौन में जिला अधिकारियों ने अधिकारियों को संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ाने, फॉगिंग और सफाई करने के निर्देश भी जारी किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं अभी बीसी में कि साप्ताहिक बंदी कराई जाए ताकि उस दिन जो विगत वर्ष की तरह फॉगिंग अभियान, सैनिटाइजेशन अभियान और सफाई अभियान चलाए जाए। इसके लिए हमने अपर जिलाधिकारी जो ओसी स्थानीय निकाय है उनको निर्देशित कर दिया है। साथ ही सीडीओ को भी निर्देशित कर दिया है कि ग्राम पंचायतों में और नगर पंचायतों में हमारे फायर टेंडर और अन्य मशीनों का उपयोग कर सफाई अभियान चलाए जाएँ और फॉगिंग और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर सबका छिड़काव कराया जाए ताकि इस वायरस से निपटने में लोगों को मदद मिल सके। संडे को लॉकडाउन का आदेश हुआ है, ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जो प्रचार हुआ है उस पर भी क्या पाबंदी होगी? देखिए हमारे सामने अब बाजार की बंदी है, साप्ताहिक बंदी है, लॉकडाउन नहीं। ये बाजार बंदी होगी ताकि उस समय बाजारों में जो भीड़ भाड़ वाले स्थल होते हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग। प्रचार पे कोई पाबंदी नहीं? हाँ, फॉगिंग की प्रचार के बारे में अभी स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही हमको इस बारे में निर्देश मिले। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में बाइक सवार को बस चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठी महिला और एक 8 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे पुलिस ने काफी समझाने के बाद खुलवाया और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। तो एक बार रास्ते मोड़ पे लट्टू सिंहपुरा पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बच्चा है छोटा 8 महीने का, एक महिला है, वो मौके पर ही खत्म हो गए और इनके जो एक और साथ में थे उनके पति वो थोड़े से घायल हो गए हैं, जो अभी जिला अस्पताल में भर्ती है। बस को तुरंत ही जब्त करके थाने पे खड़ा कर दिया गया। थाने पे खड़ी हुई है बस। सर बताया जा रहा है कि जाम भी वगैरह लगाया था।
हाँ, कुछ थोड़ा सा जाम लग गया था उस टाइम पे। क्या है कि मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो थोड़ी देर के लिए आधे एक पौने घंटे के लिए जाम लग गया था, जिसको खुलवा दिया गया था बाद में। हाँ, वरिष्ठ अधिकारी आए थे वहाँ पे, डीएसपी साहब से लेके अपने अधिकारी लोग आ गए थे वहाँ पे, सभी लोग आ गए थे। हाँ, मौके पर पुलिस बीच में बोली आ गई, समझाई थी तो उन्होंने मौके पे समझाया था सभी को कि मतलब जाम ना करें, क्योंकि जो घटना घटित हो चुकी है, तो उसके बाद अपन कार्रवाई करेंगे जो भी। यूपी के झांसी में बीजेपी के गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत का नवाबाद थाने में समर्थकों के साथ शनिवार को भी धरना जारी रहा। बता दें कि गरोठा विधायक ने समथर थाना क्षेत्र के दतावली गांव में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान हुए उपद्रव के मामले में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाया है। इसी को लेकर गरोठा विधायक नवाबाद थाना परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने विधायक से बात कर धरना खत्म कराने की कोशिश की। एसपी सिटी डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि थाना समथर क्षेत्र में मतदान को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विधायक ने कुछ बिंदु भी उठाए हैं जिनका उच्च अधिकारी ने संज्ञान लिया है। शीघ्र ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पंचायत चुनाव के दौरान समथर थाने के दतावली ग्राम में जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने वहां पर आपत्ति दर्ज कराई। पीठासीन अधिकारी और थाना अध्यक्ष स्वयं थे वहां पर, जो एक प्रत्याशी के साथ मिलकर बूथ कैप्चरिंग करा रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उन पर उल्टा लाठीचार्ज किया गया और जब यहाँ से पुलिस फोर्स और पहुंचा तो उस दौरान जो अराजक तत्व थे गांव के, जो जनता एक साथ आ गई, उन्होंने वहां पर हर क्षेत्र में मतदान को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसमें संबंधित अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और माननीय विधायक जी द्वारा कुछ बिंदु उठाए गए हैं, जिस पर उच्चाधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से वार्ता की जा रही है। शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। विधायक जी ने पुलिस पर कुछ आरोप लगाए हैं, किस तरीके से? जो भी आरोप जिसके ऊपर भी लगे हैं उसके संज्ञान को ले लिया गया है। उच्चाधिकारियों द्वारा भी संज्ञान ले लिया गया है और उसके लिए यथोचित। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है अते इस दे नाल ही कोविड दे मद्देनजर 2800 वाधू आरजी केंद्र भी खोले जाने हन। खरीद केंद्रां विच बोली दा समा सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक होवेगा अते खरीद हफ्ते दे 7 दिन जारी रहेगी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पटियाला के थाना सदर पुलिस द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आसपास से लगते गांव के सरपंच और लोगों को बुलाकर मीटिंग की गई। इस मीटिंग में गांव के सरपंच और लोगों ने शिरकत की। मौके पर डीएसपी ने गांव वासियों के साथ बातचीत की और बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए मास्क भी बांटे गए।
जी साडी जिहड़ी मीटिंग बुलाई गई है पिंडां दे सरपंच ते जिहड़े होर NGO हैगे ने ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ NGO ਮੌਤਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ DSP ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और कर भी रहे हैं ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ दूर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बढ़ते कोरोना के कारण आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिसको लेकर मंडला जिले में शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी और लोगों को नियमों की जानकारी से अवगत करवाया गया था। फिर भी दुकानदारों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जिसको लेकर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा शहर में लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा था। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती की बात भी पुलिस ने कही है। कोरोना कर्फ्यू एवं कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के परिप्रेक्ष्य में आज नगर पंचायत क्षेत्र बिछिया में 5 दुकानें जिनके द्वारा कोविड गाइडलाइन एवं कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा सीलबंद की गई तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र गुटास में 2 दुकानों को सीलबंद किया गया जिनके द्वारा कोविड गाइडलाइन एवं कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा। यूपी के हापुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट और ब्लॉक में प्रत्याशियों द्वारा भारी मात्रा में नामांकन किया गया। नामांकन के दौरान कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी अनुज सिंह ने समय समय पर पहुंचकर नामांकन स्थल का जायजा भी लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नामांकन के दौरान बिना मास्क वाले प्रत्याशियों को नामांकन स्थल पर नहीं जाने दिया गया। क्योंकि कोविड के दौरान ये पूरी प्रक्रिया चल रही है तो इसके लिए यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस दल और हमारे तहसील कर्मचारी या ब्लॉक के सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। SDM, CO, BDO, ADO पंचायत सभी यहाँ पे मुस्तैद रूप से खड़े हैं। जो मैंने यहाँ देखा अंदर में सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैंने अभी चालान करने के निर्देश दिए हैं। कुछ चालान यहाँ पे हुए भी हैं और अगर कोई प्रत्याशी बिना मास्क के आता है तो उसका नामांकन हम अभी फिलहाल स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वो मास्क पहन के नहीं आता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग देखिए यथासंभव करवाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सेनेट नवजोत कौर सिद्धू एक समागम कार्यक्रम में पहुंची जहां पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बाबा रामदेव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। नवजोत कौर ने कहा कि बाबा रामदेव के जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे इकट्ठे कर वो काम कर रहे हैं हमारे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कौर ने कहा कि मैं कतर गई थी जहां बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट की क्वालिटी सही ना होने की वजह से उस कंट्री ने रामदेव की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए नवजोत कौर ने यह भी कहा कि हिमाचल अफीम की खेती करता है, पंजाब को भी खेती करने दें। तो हम आपको बता रहे हैं कि नवजोत कौर सिद्धू आज एक समागम कार्यक्रम में शामिल हुई जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव पर उन्होंने जमकर तंज कसा। नवजोत कौर ने कहा कि बाबा रामदेव के जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे इकट्ठे कर वो काम कर रहे हैं हमारे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कौर ने कहा कि मैं पिछले दिनों खाड़ी देश कतर गई थी जहां पर बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट की क्वालिटी सही ना होने के कारण उस कंट्री ने रामदेव की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। इससे देश को भी नुकसान हुआ है। केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए नवजोत कौर ने कहा कि हिमाचल अफीम की खेती करता है, पंजाब को भी खेती करने दें।
मैं कतर गई सी स्पोर्ट्स के पिछे, बाबा रामदेव की फाइल उन्होंने बुआ के मारी डस्टबिन च, क्योंकि वो क्वालीफाई नहीं की, क्वालिटी ਉਹਦੀ ठीक नहीं सी, वो झूठ सी, क्योंकि इन्नी प्रोडक्शन है ही नहीं। ਉਹਦਾ छोटे छोटे बंदियां तो इकट्ठा कर रहा है सामान ते अपनी दुकानों ते बेच रहा है, ਉਹਦਾ अपना सामान थोड़ी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣ 200 ਆਣ ਨਾ, 5 ਕਿਉਂ ਆਣ, ਕੱਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਰਾਮਦੇਵ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, IT ਸੈੱਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੋਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਆਵਾਕਾਡੋ ਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੀਸ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵਾਕਾਡੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੌਪ ਸ਼ੂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੌਪ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਲ इंडिया ਦੇ ਲਈ सेम रखो हर स्टेट। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर फरीदाबाद के जिला कोर्ट को 30 अप्रैल तक बंद किया गया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक सिर्फ बहुत जरूरी केसों की ही सुनवाई होगी। इसके साथ ही रूटीन केसों में डेट आगे लगाई जाएगी ताकि कोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कोर्ट परिसर के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आदेश दिया गया है कि अगर वे किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो घर पर रहकर ही काम करें। इसके साथ ही जिन केसों में डेट लगाई जाएगी उन्हें कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उससे जुड़े वादी, प्रतिवादी, गवाह समेत वकील उसे घर पर रहकर उसका स्टेटस देख सकेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बता दें कि कोरोना महामारी का भय इतना खतरनाक है कि लोग इसका नाम सुनकर ही उम्मीद तोड़ रहे हैं। इसी बीच गुजरात के वडोदरा में स्थित अस्पताल ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उम्मीद जगाने का एक नया तरीका खोजा है। जी हां, अस्पताल के डॉक्टर्स और मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए डांस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मरीजों के साथ में डांस कर उनका हौसला अफजाई करते हुए डॉक्टर्स के इस तरीके को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। ये हॉस्पिटल में हमने पहले से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये ध्यान रखा है कि पेशेंट्स की अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ किस तरह हम पेशेंट्स का मेंटल हेल्थ, उनका साइकोलॉजी और इमोशनल हेल्थ अच्छा और बूस्टेड अप रख सके। कोविड में ये देखा गया है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे के पेशेंट्स जो है वो होप, उम्मीद बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स को थोड़ा खुश रखा जाए, उनको उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ हम डाइवर्ट कर सकें, वो हम प्रयत्न करें। इसीलिए हम पहले से पूरे 1 साल से हम बहुत सारी एक्टिविटीज मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ करते आए हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, जिससे पेशेंट्स जो है वो थोड़ा खुश फील कर सके, उनमें एक उम्मीद आए और वो फील करें कि हाँ हमारी लाइफ डेफिनेटली इज गोइंग टू बी बेटर आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज, और 10-15 दिन में डेफिनेटली वो अच्छे होकर रिकवर होकर जा सके। सो ये एक रीजन है ये सारी एक्टिविटीज करने का। ये प्रूवन फैक्ट है कि जितना हम साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं, हमारा मेंटल हेल्थ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर देश दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।